वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कल से हमने जो अपना यूपीएससी का बैच है वो स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने स्टार्ट किया था अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलिटी में। ठीक है, मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि वो बच्चे कह रहे थे कि सर जो आपकी क्लास थी वो 2 घंटे तक चलेगी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, और उसके अलावा वो कह रहे थे कि आप जो है क्लास जो लगा रहे हो पॉलिटी की, लेकिन आप उसमें करवा रहे थे हिस्ट्री। देखो, इसको 2 तरीकों से समझो। सबसे पहली बात तो ये कि जो हिस्ट्री है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इन केस अगर मैं हिस्ट्री करवा भी रहा था, ठीक है, वैसे तो इसका लिंक था, पॉलिटी के साथ लिंक था वो, और वो लिंक किस तरीके से था वो आपको कल समझ में भी आया होगा। दूसरी बात, अगर इन केस हम ऐसे मान के चलते हैं कि मैंने सिर्फ हिस्ट्री करवाई कल, ठीक है, तो आपको जो है आपके सिलेबस में, क्या हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है? ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है ना। तो जब आप हिस्ट्री दोबारा से करोगे तो आपको जो है उतनी मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको जो स्टोरी होगी वो ऑलरेडी पता होगी। दूसरा, ये जो एक्ट्स आए हैं इनका रिलेशन कल आपने देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री के साथ रिलेटेड था। ठीक है, बच्चों के मैसेजेस मुझे इस तरीके से आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सर जो हम बाकी जो यूट्यूब में जो क्लासेस वगैरह देखते हैं तो एक तो वो क्लासेस इतनी लंबी नहीं होती। ठीक है, दूसरा आपने वहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी और आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो हिस्ट्री। ठीक है, जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनका क्या होता है कि जब वो उस तरीके से पॉलिटी को पढ़ाते हैं ना, तो आप खुद जिन बच्चों ने सिर्फ वो दूसरी वाली क्लासेस देखी होंगी तो उन्हें पता होगा कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ पढ़ने से या उस तरीके से याद नहीं होती। ठीक है, दूसरा, उनका जो मेन मकसद होता है, उनका मकसद होता है व्यूज़ लेना, ठीक है, और लाइक्स लेना। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद है, पहली बात पढ़ाना मेरा पैशन है। ठीक है, दूसरा, मेरा जो मेन मकसद है, मेरा मकसद है आपकी सिलेक्शन से। ठीक है, मैं लाइक्स या व्यूज़ के पीछे मैं नहीं भागता। ठीक है, तो जनरली क्योंकि उनको वीडियो बनानी होती है 10 या 15 मिनट की, तो जो जनरली उन पे व्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा इस वजह से भी आते हैं क्योंकि छोटी वीडियोज़ जो होते हैं वो लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्लास थी, क्योंकि हम क्लास वाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो और दूसरा मुझे आपको इस तरीके से समझाना था कि वो जो चीज़ है वो आपकी समझ में आ जाए। तीसरा, मैंने जो कल की जो क्लास बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी कि मैंने हर बच्चे को फोकस में रख के बनाई हुई थी। मैंने उस बच्चे को फोकस में भी रखा हुआ था जो 1-2 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैंने उस बच्चे को भी फोकस में रखा था जो बिल्कुल शुरू से जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से वो जो क्लास थी वो इसी तरीके की थी, और ये जो क्लास असल में भी बनती है ये इसी तरीके से ही बनती है। ठीक है, और दूसरा, हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन तभी होगी जब जो आप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है, अगर रट्टा मारना बैठोगे ना, वो जो 10-15 मिनट की क्लास होती है उसमें बेसिकली आपसे रट्टा ही मरवाया जाता है कि ये प्रोविजंस है इनको याद कर लो। ठीक है, या ये प्रोविजंस है वो बोल के चले जाते हैं, आपको बताते कुछ नहीं है कि ये प्रोविजन है, इसके पीछे का रीज़न क्या था। जब वो बताने बैठेंगे ना तो उनको भी वो जो पीछे जो हमने 1-1.5 घंटा लगाया वो भी लगाना पड़ेगा। दूसरा, इतना किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, और उनको होता है कि हाँ हम वीडियो बना लें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। ठीक है, और इतनी हिस्ट्री ना किसी को याद होती है और ना ही कोई इतनी आपके लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो वो जो हमारी क्लास थी वो उसी तरीके से थी। आज की भी जो क्लास होगी, आज मैं आपको जो मेन जो स्टोरी थी वो मैं आपको बना चुका हूँ। ठीक है, क्लास हमारी जिस तरीके से कल चली थी उसी तरीके से आज भी चलेगी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो मेरी वीडियोस होती है ना उस पर जनरली क्या होता है, मेरे को 100% लाइक्स आते हैं। कल वाली वीडियो पे क्या हुआ, मेरे को 84 के 85% लाइक्स शो कर रहे हैं, मतलब 1-2 लोगों ने बीच में डिसलाइक किया होगा, बट एनी हाउ वो इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, मेरा जो मेन मकसद है वो आपको पढ़ाना है और दूसरा जो मेरा मकसद है वो आपको सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल तक हमने कवर कर लिया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक। ठीक है, तो आज लिखो, हाँ कल मैं आपको बता दिया था कि जब ये क्या कहते हैं अंग्रेज आते हैं, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए ना इनको जो आपका जो लीगल सिस्टम है या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है या आपके देश में जो लॉज है वो किस तरीके से चलते हैं उनको समझना होगा। अब ये बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं ये। अब जो आपके लॉज लिखे हुए थे, जैसे शरीयत के लॉज हैं वो लिखे हुए हैं उर्दू में। ठीक है, मनुस्मृति में जो है आपके लॉज लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं संस्कृत में। अब ये क्या करेंगे कि जो कलकत्ता है 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा बनाया जाएगा। ये जो मैं ईयर्स वगैरह बोल रहा हूँ ना आपके लिए कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, बस आप स्टोरी अपनी वर्डिंग में लिखते जाया करो। ठीक है, जो बच्चे उस स्पीड से नहीं लिख पाते वो क्या किया करो, क्लास को जो है वो रिपीट कर लिया करो। उसके अलावा जब ये 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद क्या करना, सारे नोट्स आपके रेडी होंगे। उसके बाद क्या करना, जब तीनों नोट्स जो है आपके रेडी हो जाएंगे, तीनों दिन के नोट्स रेडी हो जाएंगे, फिर क्या करना, इस क्लास को ना दोबारा से देखना 1:5 की स्पीड पे।
1:5 की स्पीड पे इस क्लास को देखना और जो है अपने नोट्स जो है वो ऐसे करके रखना और साथ साथ उसको पढ़ते जाना। इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन हो जाएगी साथ ही साथ। उसके बाद क्या करना, जितने भी आपको एक वाइट पेज लेना, जितने भी जो आपको जो प्रोविजंस है ना उनको क्या कहते हैं, जैसे आज एक अलग तरीके से भी करवाऊंगा मैं। आज मैं जो चार्टर एक्ट्स हैं उनको अलग कर दूंगा, ठीक है, और जो काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट्स आएंगे, 3-4 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएंगे उनको अलग कर दूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आएंगे उनको अलग कर दूंगा। तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। जो तो चार्टर एक्ट होंगे ना आपके, उसमें क्या होगा कि कंपनी को ना चार्टर इशू किया जाएगा और कंपनी को बार बार बोला जाएगा कि आपको मोनोपोली दे दी जाती है 20 साल की या इतने साल की, ठीक है। तो चार्टर एक्ट में सब ये है। बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये तो चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं, फिर बीच में काउंसिल आ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहे हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तो जब तीनों का जो मेजर चंक का डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि मेन डिफरेंस तो ये है। चार्टर में क्या हो रहा था कि जो आपके जो ये कंपनी थी ना, इसको बार बार ना मोनोपोली दी जा रही थी। जब कंपनी को भेजा गया था ना, तो इसको बोला गया था कि तुम्हें जो है 20 साल की मोनोपोली हम देते हैं। वो बताऊंगा स्टोरी आज, वो भी करवाऊंगा कि हम तुम्हें 20 साल की मोनोपोली देते हैं, तो 20 साल बाद ना देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो वो ऐसे करते करते ना इनको मोनोपोली जो है वो बढ़ती जाएगी और उसी से आपके जो चार्टर एक्ट्स हैं जो आते जाएंगे, ठीक है। जिस एक्ट में जब चार्टर एक्ट आया करेगा उसमें जो है इनको मोनोपोली दे दी जाया करेगी। मोनोपोली क्या हुआ करती थी कि जो इंग्लैंड से जो है सिर्फ जो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही आएगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपके सारी हो गई चार्टर एक्ट्स। उसके बाद आएगा काउंसिल एक्ट्स, ठीक है। काउंसिल एक्ट्स में क्या होगा कि जो इंडियन जो मेंबर्स है ना उनको जो है सबसे पहले तो काउंसिल बना दी जाएगी। काउंसिल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके अभी जो होता है ना राज्यसभा लोकसभा ये सब होता है, उसी तरीके से काउंसिल बना दी जाती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो उसमें जो है मेंबर्स रख दिए जाते थे। आज वो सारी स्टोरी हमने कवर करनी है। तो वो जो काउंसिल वाले एक्ट्स हैं उसमें क्या होगा कि मेंबर्स इधर उधर होंगे, ठीक है। पहले 3 इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, फिर धीरे धीरे 6 इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा उस काउंसिल में, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनको थोड़े थोड़े हक दिए जाएंगे कि आप जो है बजट भी डिस्कस कर लिया करो, ठीक है। और पीछे बचेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये 2-3 ही है, ठीक है, और इनको जो है ये अलग से आपको याद भी हो जाएंगे। चलो हम कहाँ थे कि इन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया, इनसे जब टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो इनको क्या हुआ कि अब जो इनके जो लॉज थे इनको अंग्रेजों को क्या करना था। एक और चीज, जब मैं अंग्रेज बोलूँ ना, अंग्रेज का मतलब होता है सिर्फ ब्रिटिश, ठीक है। हम हिस्ट्री करेंगे मैं तब भी बताऊंगा आपको। अंग्रेजों का मतलब है सिर्फ ब्रिटिश। हम इंडियंस क्या करते हैं, हम पोर्चुगीज को भी अंग्रेज कह रहे हैं, हम फ्रेंच वालों को भी अंग्रेज कह रहे हैं, और तो और छोड़ो नीचे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ हम उनको भी अंग्रेज कह रहे हैं, अमेरिकन है उनको भी अंग्रेज कह रहे हैं, और कैनेडियंस है उनको भी अंग्रेज कह रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो है सिर्फ ब्रिटिश वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अंग्रेजों को क्या करना पड़ा कि जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको समझा उन्होंने, ठीक है। फिर जो हमारे लॉज थे, जो मैंने बताया कि शरीयत के जो लॉ थे वो उर्दू में लिखे हुए थे, और जो मनुस्मृति में लॉ थे वो लिखे हुए थे आपके इसमें इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या किया कि इन लैंग्वेजेस की स्टडी की। उस स्टडी के लिए ये जो है एक कलकत्ता में एक मदरसा बनाया गया। वहां पे क्या करते थे कि ये जो आपके ये थे सिविल सर्वेंट्स जो थे, इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स, इनको भेजा जाता था वहां पे पढ़ाई करने के लिए, और ये क्या करते थे संस्कृत और इसकी स्टडी करते थे। और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इनके लॉस थे, जब इन्होंने देखा कि इनके लॉस तो बड़े घटिया हैं, ये जो इंडिया में तो कास्ट सिस्टम चलता है, 4 कास्ट में तुम अपने देश की डिवीजन करके बैठे हो, और उसके अलावा तुम सती वगैरह कर देते हो, ये तो बड़ी घटिया चीजें हैं, ठीक है। तो इसको इन लॉस को वो धीरे धीरे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो तुम जो इंडियंस हो ना, तुम बड़े बारबेरियन हो, ठीक है, और उसके अलावा जो तुम बड़े अनसिविलाइज्ड हो। तो ये इंडियंस को कहते हैं कि हमें ना भगवान ने भेजा है, इंडियंस को कहते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है कि तुम अनसिविलाइज्ड लोगों को ना हमें सिविलाइज्ड करना है, ठीक है। और सिविलाइज्ड करने के लिए ना ये जो हमें भगवान ने जो है दायित्व सौंपा है कि हम तुम्हें जो है सिविलाइज्ड करें। तो इसको जो है ना ये हमारा व्हाइट मैन बर्डन हो गया कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम तुम्हें सिविलाइज करें। उसके अलावा तुम ये धोती वगैरह पहन लेते हो, ठीक है, धोती पहन लेते हो, गमछा पहन लेते हो, इसको हटाओ, तुम कोट पैंट पहना करो, ठीक है, जेंटलमैन बनो, तुम कोट पैंट पहना करो। तो ये जो है हमारा व्हाइट मैन बर्डन है। लेकिन इसके साथ अब ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा व्हाइट मैन बर्डन है ना, ऐसा नहीं है कि हम ना तुम्हें बड़े प्यार से समझाएंगे। हमारा जो काम होगा ना, हमारा काम होगा स्कूल मास्टर की तरह। यहाँ पे ना पैटर्नल बेनेवोलेंस चलेगी। पैटर्नल बेनेवोलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कभी कभी ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपकी भलाई के लिए उनको कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि आपको मारते पीटते भी हैं कई बार, ठीक है।
तो वो जो उस चीज को कहते हैं पैटर्नल बेनेवोलेंस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें ना पैटर्नल बेनेवोलेंस करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। तो हमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें आते ही हम जो है हम डेमोक्रेसी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चलेगा ना आपका डेस्पोटिक रूल चलेगा, और जिसमें क्या होगा, डेस्पोटिक रूल का मतलब होता है धक्केशाही, ठीक है। डेस्पोटिक रूल चलेगा। तो जब तक तुम जो है तुम्हारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए रेडी नहीं ना हो जाता, तब तक जो है हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, हमें तुम्हें समझाएंगे, अगर नहीं समझोगे तो मारेंगे पीटेंगे भी, ठीक है। और जो हमारा काम होगा वो स्कूल टीचर की तरह होगा, ठीक है। तुम्हें डंडे भी मारेंगे और तुम्हें मतलब तुम्हारी जो है तुम्हें सुधारने के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा। अब जो इंडियंस थे ना, अब इंडियंस ने ना ये बात मान भी ली, ठीक है। अब दो रीजन थे, ठीक है, उनकी मानने के बाद। एक तो जब इन्होंने बोला ना कि भगवान ने भेजा है हमें, तो इंडियन ने बोला चलो जब भगवान ने भेजा है तो ठीक ही होगा, ठीक है। और इंडियंस आपको पता है कि मतलब भगवान के नाम पे वो कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। आज भी आप देखते हो, वो तो पहले की बात थी, आज भी देखते हो भगवान के नाम पे कितने दंगे होते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि यार मतलब ये बात कर रहे हैं व्हाइट मैन, उसकी व्हाइट मैन बर्डन की बात कर रहे हैं, फिर ये ऐसे बारबेरियन जैसा कुछ शब्द इन्होंने यूज किया था, अनसिविलाइज्ड कुछ बोल रहे हैं ये लोग, तो कह रहे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इंडियंस उनकी बात मान भी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन सब के बाद ना वो कहते हैं कि हम ना तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाएंगे। तो इन सब चीजों को हमारे तरीके, हमारे तरह के तौर तरीके समझने के लिए ना आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो ये है इंग्लिश है, ये एक ना चार्टर एक्ट लेके आएंगे जो आपकी लक्ष्मीकांत वाली बुक में नहीं है। तो जो नेक्स्ट एक्ट है उस एक्ट का नाम लिखो, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 आपकी लक्ष्मीकांत वाली बुक में नहीं है ये एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है, इसमें बोला जाता है, लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्पेंड 1 lakh annually for promotion of modern scientific education. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिश्चियन मिशनरीज के स्पेलिंग लिखो, MISSIONARIES, मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज were allowed to preach in India. Next लिखो, next point, half of the monopoly of East India Company was ended. अब ना चार्टर एक्ट समझ लो, सारे एक साथ करवा रहा हूं, ठीक है। या रुको, यही समझ लो, कोई बात, यही समझ लो। इसको अपने इस साइड लिखा है ना, ये आपका पेज था, इसको इस साइड लिखा है ना, इस साइड पे ना एक छोटा सा चार्ट बना लेना जो बनवा दूं आपसे। इससे क्या होगा कि जितने भी चार्टर एक्ट्स है ना, चार्टर एक्ट्स नहीं भूलोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, यही चार्ट जो मैं बनाऊंगा ना, यही बना लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1600 में, ठीक है। 1750 में क्या होता है, जब इसको 1.5 साल हो जाते हैं ना, तो इसकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी ना, कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब होता है वो क्लास जो कि बहुत ज्यादा अमीर होती है, ठीक है। बिजनेसमैन जो क्लास होती है ना, उसको कहते हैं। जैसे इंडिया में जो कैपिटलिस्ट क्लास अगर हम देखा जाए ना, तो ये रिलायंस हो गया, रिलायंस का ये धीरू भाई अंबानी हो गया, या फिर जो ये है आपके रतन जी टाटा हो गए, ठीक है। और उसके अलावा जो ये हो गए, जो अमीर लोग हैं इंडिया के, उनको इंक्लूड कर लो, जो बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो आपके आ जाते हैं कैपिटलिस्ट क्लास में। तो कैपिटलिस्ट क्लास ने बोला, जो बाकी की जो क्लास थी, उन्होंने बोला, अपनी सरकार को बोला कि ये जो है ना, ये इधर है, क्या कहते हैं,
हम इनसे जो सामान खरीदते हैं, ये इंडिया से सामान खरीद के आते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम चले जाते हैं इंडिया, ठीक है, आप इनकी मोनोपोली खत्म करो। ये अपनी सरकार के पास जाते हैं, क्वीन के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि इनकी मोनोपोली जो है उसको खत्म करो, हम क्यों नहीं राज कर लेते वहां पे, या हम क्यों नहीं बिजनेस कर लेते, ठीक है, हम ये पहले लेके आते हैं, फिर जितने दाम में ये बेचते हैं उतने दाम में हम इनसे खरीदते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भी चले जाते हैं। उस टाइम पे क्या था, यहां पे ना जो ब्रिटिश होता है उसमें ना दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, एक था हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स, दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। ये जो आज का आपका लोक राज्यसभा है ना, ये था, ठीक है, यहां पे ये था आज का लोकसभा, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे क्या हुआ करता था कि ये वाला जो हाउस था ना, इसके पास ज्यादा पावर्स हुआ करती थी, ठीक है, मोर पावर्स, इसके पास उतनी पावर्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है, इसकी पावर्स जो थी वो कम थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसने क्या किया कि उसने ना इसको पावरफुल करना शुरू किया, और ये पावर ऐसे ही नहीं आई, बहुत टाइम लगा इसको। मान लो 10 साल में इसके पास 5% और पावर आ गई, फिर 10% और पावर आ गई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते इसको जो है मान लो इसके पास 100% पावर आ गई। अब जितने भी जो डिसीजंस हुआ करेंगे वो इसकी मर्जी से हुआ करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स की वजह से, जो कि जैसे अब चलते हैं ना, ज्यादातर जो डिसीजंस हैं या जो बिल्स हैं वो लोकसभा में पास करवाए जाते हैं रादर देन आपकी राज्यसभा, ठीक है। अगर आज ये बात जो है आज नहीं समझ में आई है ना, कोई बात नहीं, यूपीएससी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आगे की क्लास में जो आपको जाके समझ में आनी होती है। जो तो बच्चे हैं पॉलिटी के ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटी की है या 11th-12th में आपने आर्ट्स रखी थी तो आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ये पॉलिटी था, तो उनको तो समझ में आ जाएगा लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस। जिनको आज नहीं समझ में आए ना, फिक्र मत करो, इसको एज इट इज लिख लो, इतना लिख लो कि लोकसभा के पास पहले कम पावर्स हुआ करती थी 1750 के आसपास, और राज्यसभा के पास ज्यादा हुआ करती थी। वहां पे इसको लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहते, इंग्लैंड में इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। इंडिया में इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर लोकसभा, और इसको कहते हैं या फिर राज्यसभा या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। चलो धीरे धीरे इसके पास जो है ज्यादा पावर्स आनी शुरू हो गई, पावर्स जो है शिफ्ट कर गई इससे राज्यसभा से लोकसभा की तरफ, ठीक है। फिर क्या होता है जब ये पावर शिफ्ट करती है ना, ये पावर शिफ्ट करते करते ये देखो इतने साल लग गए इसको, 1773 तक आते आते ये जो पावर है पूरी तरह से शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट ने फिर बोला इसको, अपनी जो क्वीन है उसको बोला कि ये जो है कंपनी जो है इसकी मोनोपोली खत्म कर दो, ठीक है। अब क्या करो, पहुंचो वहीं पे जहां पे अपने रेगुलेटिंग एक्ट किया है, ठीक है। उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पे जो है पहला जो चार्टर एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, और उसमें बोला जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है कि कंपनी को 20 साल की मोनोपोली, सिर्फ 20 साल की मोनोपोली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है 1793 में, ठीक है। उसमें भी सेम बात कर दी जाती है कि आपको जो है 20 साल की और मोनोपोली दी जाती है, ठीक है। अभी तक जो है हम तुम्हें मोनोपोली दे रहे हैं, ठीक है, अगले 20 साल बाद फिर देखेंगे। फिर आता है 1830, ठीक है। यहां पे इनको क्या कह दिया जाता है कि जो तुम्हारी मोनोपोली है ना 20 साल के लिए हम फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी मोनोपोली होगी ना, अब पूरी मोनोपोली नहीं होगी, तुम्हारी जो मोनोपोली होगी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। हाफ चीजें जो है मतलब वहां पे जो है तुम ट्रेड करो, ठीक है, और जो हाफ जो आइटम्स है उनमें हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। या फिर हाफ इंडिया पे तुम्हारा होगा, जो बाकी का हाफ इंडिया होगा उस पे जो है हम भी जो है ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। फिर आता है 1833, फिर 20 साल बाद 20 साल की मोनोपोली मिल रही है, ये देखो 20-20 साल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 1833 आता है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, 1833 ही करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाफ मोनोपोली रहती है और लेकिन फिर से उनको 20 साल तक का टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 1833 का एक्ट लिखो, इसमें क्या क्या बातें थी। 1833 के एक्ट में क्या क्या बोला गया था। फिर से पहुंचो अपने 1773 वाले एक्ट में, उसमें क्या हुआ था 1773 वाले एक्ट में, देखो क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। वर्ड पे
जहां पे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखा हुआ है ना, उस पर अंडरलाइन करके आओ, ठीक है। उसको क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बाकी दो गवर्नर्स थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। अब 33 में क्या होता है, 1833 में लिखो, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको किसकी डेजिग्नेशन दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, एंड वेस्टेड हिम all civil and military powers, or civil and military powers। ये जो आपका पहला गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक, ठीक है, ये था विलियम, हाँ लिखा हुआ है इसका नाम, विलियम बेंटिक, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट लिखो, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ, एक मिनट, ऊपर वाला पॉइंट इसमें लिखो अगर नहीं लिखा है तो, एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, उसको सारी जो सिविल और मिलिट्री जो पावर्स थी वो इसको दे दी गई थी, विलियम बेंटिक को, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट लिखो, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास of their legislative powers, जो उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना, उससे उनको वो जो पावर्स थी उनकी छीन ली गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन लिख के ना इस पे अंडरलाइन कर देना। वाइल, इससे जो पहले के जो लॉज बनाए जाते थे ना उनको बोला जाता था रेगुलेशंस। नेक्स्ट लिखो, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स लिख के फिर से अंडरलाइन कर देना। जब यूपीएससी में भी जब आंसर लिखोगे ना, जो मेन जो आपकी जो मेन चीजें होती है ना उनको हमेशा अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। तो आज से आपको ये भी सिखाऊंगा कि कौन सी चीज को अंडरलाइन करना है और कौन सी चीज को, बाकी चीजों को तो नहीं ही करना, ठीक है। किस किस को अंडरलाइन करना है वो भी बताया करूंगा। नेक्स्ट, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब नोट्स बनाते हो ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लिख लिया करो, लेकिन जब पेपर में लिखने जाओगे ना तो ये गलती नहीं करनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिखना है, ठीक है। पेपर में जब यूपीएससी का पेपर देते हो वहां पे ये गलतियां नहीं करनी, वहां पे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलती, ठीक है, पूरी फॉर्म लिखनी होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम purely administrative body। नेक्स्ट, इस एक्ट में एक चीज और हुई थी, विलियम बेंटिक जो था ना वो थोड़ा सही बंदा था, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री में करोगे ना तो हमें ना उसमें गवर्नर्स जो होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स होते हैं या गवर्नर जनरल होते हैं या फिर जो वाइस रॉयज होते हैं ना, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं ना, या कईयों ने बुरे काम भी किए हुए हैं, तो उन सबको भी नोट डाउन करना होता है क्योंकि उस पर जो सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो विलियम बेंटिक था ना ये थोड़ा अच्छा बंदा था, तो इसने क्या किया कि लोग भी थे ना, जब क्या हुआ
ये जो मदरसा वगैरह बना दिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये इंग्लिश वगैरह पढ़ जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा और भी लोग होंगे इंग्लिश वगैरह पढ़ जाएंगे। फिर इन्हें धीरे धीरे लगेगा कि यार ये जो है सिविल सर्विस जो है ये मतलब इनकी बड़ी टॉर है, ठीक है, तो आप भी उसी सर्विस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, मतलब उसी सर्विस के लिए आप भी तैयारी कर रहे हो, तो इनको ये देख के कहते हैं कि इनकी मतलब इनकी बड़ी टॉर है, मतलब रुतबा बड़ा है इनका। तो अब क्वालिफिकेशन तो उतनी हमारे पास भी है, इंग्लिश हमें भी आती है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब एग्जाम क्योंकि इंग्लिश में होता था, हमें भी इंग्लिश आती है तो हम भी एग्जाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे ना इसके पास पहुंचते हैं, विलियम बेंटिक के पास पहुंचते हैं, इसको कहते हैं कि सर आप हमारे देश पे राज कर रहे हो तो हमें भी थोड़ा मौका दो, मतलब आपकी ये जो कंपनी है इसमें सेवा करने के लिए, तो हम भी जो है आपकी कंपनी में सिविल सर्वेंट्स लगना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, विलियम बेंटिक क्या करता है, ये ना एक प्रपोजल लेके आता है। अब मैंने क्या बताया था कि जो सारी जो पावर्स थी ना, लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी किसके पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो मिलिट्री पावर्स थी किसके पास चली गई थी, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, इसके पास पावर चली गई थी। तो इसने क्या किया, लेकिन एक चीज कल मैंने और करवाई थी कि ये डिसीजन किनसे पूछ के लिया करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये डिसीजन तभी ले पाएगा जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑर्डर करेंगे, ठीक है, मतलब वही मैंने बताया था ना कि 5 मेंबर्स है, 5 में से अगर 3 ने बोल दिया कि ये काम होगा तभी होगा, ये अगर चाहता है नहीं चाहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसने अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से बात की कि ऐसे करके ना हम लेके आते हैं, हम इंडियंस के लिए कुछ करते हैं, इससे थोड़ा अच्छा था ना, तो ये इसने अच्छे काम भी किए हैं, जब हिस्ट्री कराऊंगा तब बताऊंगा इसके अच्छे काम। तो इसने सती बीसी ने बैन करवाई थी। तो ये फिर क्या होता है कि ये जब पता नहीं शॉर्ट न्यू में इसने बैन करवाई थी कि नहीं करवाई थी, तब करेंगे, हिस्ट्री में करेंगे उसको, आई थिंक इसी ने करवाई है, बट एनी हाउ चलो। तो फिर क्या होता है कि ये जाके इनसे बात करता है, अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बात करता है कि ऐसे करके ये सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो इनको परमिशन दे देते हैं। कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने सरासर इस बात के लिए मना कर दिया कि एक जो है एक इंडियन जो है वो यहाँ पे आके फिर जो गोरे अफसर होंगे उनको जो है ऑर्डर्स देगा, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है, तो ये जो है उस चीज को मना कर देते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो इसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें लिखो इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन of civil servants for Indians also, but this provision was neglected after the opposition from court of directors. नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट ने एक बात और की कि वो बता रहा हूं मैं कि ये जो है, ये बात अभी हमने नहीं लिखी ना 20 साल वाली, इस एक्ट ने ये बात कहते हैं कि ये जो इस एक्ट के जो बाद के जो 20 साल होंगे ना, वो जो तुम्हारे जो होंगे वो आखिरी 20 साल होंगे, इसके बाद हम जो तुम्हारी जो मोनोपोली है ना वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 1833 का एक्ट था उसमें एक बात और लिख लो जो आपका जो लक्ष्मीकांत है जो उसमें नहीं लिखी हुई है, उसमें लिख लो इट स्टेटेड दैट मतलब दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 स्टेटेड दैट दिस इज द लास्ट 20 years of monopoly of East India Company अब पहुंच गए हम 1833 तक। 1835 में क्या होता है ना, एक जब ये गवर्नर जनरल बनाया गया था ना इसको, विलियम बेंटिक को, तो जो इसका फर्स्ट लॉ मेंबर था ना उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज समझानी है मैंने आपको, इसीलिए लेके आया हूं इसको। 1835 में लॉर्ड मैकॉले जो होता है ना, ये एक स्पीच देता है जिसको कहा जाता है मैकॉले मिनट, ठीक है। हिस्ट्री में इस पे आपको जनरली सवाल आ जाता है कि मैकॉले मिनट जो है वो क्या था और ये या फिर ये कब आया था, ठीक है। तो ये आया था 1835 में। वो ये कहता है कि हम जो है ये करेंगे कि इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको जो है इसमें इंडिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
1835 में जो है आपकी जो इंग्लिश ये जो मैकॉले मिनट आता है उसके बाद जो है आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको फॉर्मली इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब इंडिया में अब से जो ये है इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोला जाने लगेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बना के स्टार मार्क करके नोट बना के लिख लेना। ठीक है, 1835 मैकॉले गिव अ स्पीच, 1835 मैकॉले गिव अ स्पीच, ब्रैकेट में लिख लो मैकॉले मिनट, MACAULEY मैकॉले, मैकॉले। इसमें लिखो he was the first law member of Governor General of India, he was the first law member of Governor General of India, ब्रैकेट में लिख लो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, decided in favor of English education, English education। अब लिखो एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में आनी शुरू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, 20 साल हो जाएंगे अब इसको। ठीक है, फिर से चार्टर एक्ट आएगा 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें लिखो इट सेपरेटेड the legislative and executive functions of Governor General's Council, काउंसिल वही वो जो 5 मेंबर्स है ना, वो वाली काउंसिल। इसने क्या किया कि उसके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको अलग कर दिया। ये भी अगर आज समझ आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन समझाता हूँ। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी बिल पास करवाना है तो वो लेजिस्लेचर में पास होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर में कौन लोग बैठते हैं? जो आपके एमएलएज होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये मायने नहीं रखता कि मान लो उसमें ना दोनों के मेंबर्स होंगे, आपकी कांग्रेस के मेंबर्स भी होंगे जो जीत के गए होंगे एमपीज। ठीक है, और जो आपके जो बीजेपी होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जो जीत के गए हैं सिर्फ वो वाले। ठीक है, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। लेजिस्लेचर में तो बैठते ही ये लोग। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन बैठते हैं? एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं सिर्फ वो लोग जो जीती हुई पार्टी होती है ना, उसके जो मेन जो बंदे होते हैं ना, जैसे अमित शाह हो गया या और कौन कौन चल रहे हैं अभी, एस जयशंकर हो गया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है अपना। तो ये सब जो लोग हैं ये बैठते हैं एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो मेन फैसले जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव लेती है। जो लेजिस्लेचर होती है ना, इसका काम होता है कि जो बिल होता है ना उसको पास करवाना होता है। ठीक है, तो वो जो बिल पास होता है वो लेजिस्लेचर में होता है, और जो मेन जो पॉलिसीज बनती है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट करोगे ये चीज फिर समझ में आ जाएगी दोबारा अच्छे से। वैसे तो अब आ जानी चाहिए आपको, मैंने करवा दिया आपको अच्छे से। अगर नहीं भी है ना, इसको इलेबोरेटली हम करेंगे जब करेंगे हम पार्लियामेंट। ठीक है, चलो। तो इसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे उनको अलग कर दिया। किसके फंक्शंस? गवर्नर जनरल काउंसिल के फंक्शंस। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, 6 नए मेंबर्स जो हैं उनको इंक्लूड कर लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 6 न्यू मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। 4 members were appointed by वो जो 6 मेंबर्स जो है नए इंक्लूड किए थे उनमें से जो 4 मेंबर्स थे, 4 members were appointed by लोकल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ठीक है, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। डिसइंटीग्रेट इस तरीके से नहीं किया, उसके जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनको अलग कर दिया। ठीक है, एक काम ये किया। उसके अलावा क्या किया, पहले इसमें काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे? 5। ठीक है, 6 मेंबर जो थे उन्होंने और इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अब क्या हो गए टोटल
11 मेंबर्स हो गए, ठीक है, 5 से 11 हो गए हैं, ठीक है, काउंसिल में। अब जो क्या हुआ करता था कि जो वो जो 11 मेंबर्स थे ना, उनमें से भी जो 4 जो मेंबर्स थे उन्होंने कहाँ से उठाए, जो इनकी जो प्रोविंसेस थी ना, बड़ी बड़ी प्रोविंसेस, जैसे ये मद्रास प्रोविंस हो गई, बंगाल हो गई, बॉम्बे हो गई और आगरा हो गई, ठीक है, यहां से रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आए और उनको जो है काउंसिल में इंक्लूड किया, ठीक है, ये काम किया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम of selection and recruitment of civil servants open to Indians also, ठीक है। 83 तक क्या हो रहा था, सॉरी 33 तक क्या हो रहा था कि इनको जो है इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये 5 लोग थे ना उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम पे क्या किया कि ये जो है मेजॉरिटी बना ली अपनी और जो है इंडियंस को उसमें नहीं आने दिया, ठीक है, सिविल सर्विसेज में नहीं आने दिया, ठीक है। अब ये चाहता था कि इंडियंस आए, ठीक है। अब ये जो थे लोगों की इनकी गिनती थी 5, ठीक है, ये जो चाहते थे कि इंडियंस जो है इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि 20 साल में थोड़े चेंजेस करते हैं, तो वो जो काउंसिल होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कर देते हैं टोटल 11, ठीक है, 5 से 11 कर देते हैं। और जो 4 मेंबर्स होते हैं 11 में से भी जो 4 मेंबर्स होते हैं वो ले आते हैं प्रोविंसेस में से, ठीक है। अब प्रोविंसेस में से जो मेंबर्स लेके आए हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आपको जो है इस तरीके से वोट देना है कि हमें जो है इंडियंस को इंक्लूड करना है इसमें सिविल सर्विसेज में। उस टाइम पे जो हमारा ये जो हुआ करता था गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसने भी बीच बीच में, ये मिक्स्ड सा बंदा था, ठीक है, इसने कुछ अच्छे काम भी करेगा, जैसे ये विडो रीमैरिज को अलाउ करेगा, ठीक है, और उसके अलावा ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करेगा। फिर जो है आपकी जो पहली जो रेल की जो पटरी बिछाई जाएगी इसी के रूल के अंडर बिछाई जाएगी, टेलीग्राम जो शुरू किया जाएगा इसी के रूल के अंडर शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसने काफी अच्छे काम भी किए। उसके अलावा पंजाब की जो एनेक्सेशन थी उसके पीछे इसी बंदे का हाथ था, ठीक है, तो कुछ बुरे काम भी किए इसने। एनी हाउ उस टाइम पे ये हुआ करता था आपका लॉर्ड डलहौजी जो हुआ करता था वो हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, ठीक है, वो चार्टर एक्ट है ना, तो कंपनी का जो रूल होगा 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट लिखो 53, अच्छा 33 में क्या हुआ था कि उन्होंने बोल दिया था कि अब जो है आपका जो रूल है वो 53 तक चलेगा, ठीक है। तो अब कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम, 53 वाला एक्ट कर रहे हैं ना, 1853, ठीक है। अब इन्होंने कंपनी को क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या बोल दिया कि देखो तुम्हारा जो रूल है ना ऑफिशियली जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम तब तक रूल करते रहो जब तक जो है जो हमारा क्राउन है ना, जब तक उसकी मर्जी है, ठीक है। जिस दिन तुम्हें क्राउन ने कह दिया कि तुम्हें जो है रूल आज से तुम्हारा रूल नहीं होगा, अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस इंग्लैंड आ जाना, ठीक है। तब तक जो है जब तक तुम्हें क्राउन नहीं कहता, जब तक क्राउन की मर्जी है तब तक जो है तुम रूल करते रहो, ठीक है। यही लिखा गया था 1833 के चार्टर एक्ट और 53 के चार्टर एक्ट में। लिखो इस चीज को, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल and allowed it to retain the possessions of Indian territories on the trust of British Crown, full stop. But it did not specify any particular period, ठीक है। इनको कोई क्लियर पीरियड नहीं दिया कि इतने साल के लिए तुम कर सकते हो, मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इन्होंने बोला कि जब तक जो है क्राउन की मर्जी होगी तब तक तो जो है तुम करते रहो, जिस दिन क्राउन ने बोल दिया कि अपना सामान लेके आ जाओ उस दिन आ जाना, ठीक है। तो बेसिकली जो है कंपनी का रूल जो है ऑफिशियली जो है खत्म नहीं हुआ था, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो खत्म हो चुका था, बस क्राउन ने इतना कह दिया था कि चलो तुम जो है इस चीज को देखते रहो, ठीक है, अपने काम फिलहाल जो है तुम देखते रहो, जब तुम्हें निकालना होगा, जब तुम्हें बुलाना होगा वापस तो बुला लेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका एक्ट हो गया 1853, ठीक है। अब याद करो जो मैंने आपको करवाया था कि जो कंपनी का रूल चलता है वो कब तक चलता है, जो इसकी जो मेन हेडिंग थी ना, ये जो जितने भी एक्ट हमने किए इसकी मेन हेडिंग क्या थी, कंपनी रूल, ठीक है। वो रूल क्या चलता है 1773 से लेके
1758 तक, ठीक है। अब समझो 53 में जो इसका रूल जो है वो खत्म हो जाता है। अब मतलब बेसिकली जो ये क्राउन होता है ये कह देता है कि हमारी मर्जी तक तुम रूल करते रहो, उसके बाद जब मन किया करेगा तुमको उठा मतलब यहाँ से बुला लेंगे वापस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जो है आपका रिवोल्ट हो जाएगा, उसके रीजंस क्या रहेंगे वो भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिवोल्ट हो जाएगा तो जो एक नया एक्ट आएगा जिसको कहा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। यहाँ से जो आपका क्राउन रूल शुरू हो जाएगा, ये 1858 से शुरू होगा और 1947 तक ये चलेगा, ठीक है, जब तक इंडिया जो है वो आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया का अपना रूल जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने जो कवर करने हैं वो हमारा जो लास्ट एक्ट होगा वो यही होगा 1947 तक, ठीक है। तो अब आते हैं वापस अपनी स्टोरी पे। 1853 का एक्ट हमने कर लिया, हमने देखा था मैकॉले, ठीक है। मैकॉले कब लेके आया था? 1835 में मैकॉले ने स्पीच दी, इससे कहा कि हमने जो है वो करना है, इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन लेके आनी है, ठीक है। मैकॉले मिनट उसको कहा जाता है। अब वहां से चलाते हैं अपनी अगली स्टोरी रिवोल्ट तक की, कि रिवोल्ट किस तरीके से हुआ, क्या वजहें थी कि रिवोल्ट हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही वजह पता होगी कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, जो अपना जो ये थी ना कार्ट्रिज थी, एक वो राइफल लेके आए थे जिसको जो है जिसके में बारूद भरने के लिए उनको अपने मुंह से जो है वो जो उसकी जो कार्ट्रिज होती थी उसको छीलना पड़ता था, और ऐसा और जो उसकी कार्ट्रिज थी जो आपकी नॉलेज में है, ठीक है, और जो उसकी कार्ट्रिज थी उस पे गाय का और जो है पिग का दोनों का मांस लगा हुआ था, ठीक है। और असल में ये बात थी ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं कि वहां पे जो है पिग का मांस लगा हुआ था या काऊ का मांस लगा हुआ था, ठीक है, वो स्कैम था एक। आगे चलते हैं, असली रीजंस क्या थे। जब ये एजुकेशन लेके आए ना मैकॉले 1835 में एजुकेशन, तो जो इंडिया जो है ना दो भागों में बट गया, ठीक है। एक तो थे रिफॉर्मिस्ट, ये क्या करते थे, ये ना इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ये सपोर्ट क्यों करते थे वो भी बताता हूं। एक थे रिवाइवलिस्ट, ये तो थे ना अंग्रेजों के साथ थे विद EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये टोटली अगेंस्ट थे। ये बताता हूं साथ क्यों थे। ये थे, इनमें आते हैं आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ऐसे लोग आते हैं। यहां पे आते हैं आपके आर्य समाज वाले, आर्य समाज, आर्य समाज के ब्रह्मो समाज, चलो मत लिखो इसको, आर्य समाज ना लिखो, DAV स्कूल लिख लो, ठीक है। और लिख लो यहां पे बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। यहां पे क्या होता है, इसमें रिफॉर्मिस्ट जो थे ये चाहते थे कि जो इंडिया है उसमें रिफॉर्म्स आए। क्यों? क्योंकि इनको लगता था, अब जब ब्रिटिश आए ना तब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम तो ये करते हो, सती वगैरह करते हो, ये तो बड़ी गलत चीज है, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे वो ऑलरेडी इसके खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक अपनी भाभी को जलते हुए देखा था, ठीक है। तो उस वजह से ये जो राजा राम मोहन राय थे इनके मन में ना बहुत वो था, भाभी को या आई थिंक बहन को, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्या सीन था वो। तो इन्होंने किसी को ऐसे जलते हुए देखा था, तो इनके ना मन में शुरू से था कि मतलब ये जो प्रथा है इसको खत्म करना है मुझे किसी भी तरीके से। इन्होंने देखा अंग्रेजों के साथ जो है इस चीज से मुझे फायदा मिल सकता है, तो ये क्या हो गई, अंग्रेजों के साथ हो गई, ठीक है। तो अंग्रेजों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि देखो, उसके अलावा एक चीज और, अंग्रेजों ने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी देंगे ना तो वो करेंगे कि वो कहेंगे कि जो तुम लोग है तुम अपनी बेटियों को जला देते हो, ठीक है, उनकी शादी जल्दी करवा देते हो। और जल्दी शादी का मतलब होता है एक छोटी सी एज में 12-13 साल की बच्ची की शादी करवा देना। तो अंग्रेज उसको कहते कि यार तुम लोग अपनी बच्चियों का रेप करवा देते हो इतनी छोटी एज में, जब बच्ची को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी तुम शादी करवा देते हो, तो ये तो उसके रेप के बराबर होगी बात, ठीक है। तो इस चीज के राजा राम मोहन राय इस चीज के खिलाफ थे। तो अंग्रेज जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो लड़की की जो शादी की उम्र होनी चाहिए ना वो 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो गुटों में जब ये बंट जाता है ना, तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है ये इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसी के अगेंस्ट ये आते हैं रिवाइवलिस्ट, ठीक है। ये रिवाइवलिस्ट क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं, जब अंग्रेज कहते हैं ना अंग्रेजी पढ़ो, तो ये कहते हैं अंग्रेजी हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है अपने वेदास की तरफ वापस जाना है, ठीक है।
हमें जाना अपने वेदास की तरफ वापस। तो ये उसके लिए ये डीएवी स्कूल वगैरह बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको वो पढ़ाया जाएगा, वेदास के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या दूसरे स्कूल्स बनाएंगे इस तरीके के, ठीक है। तो ये जो है इसका इनका विरोध करेंगे, ठीक है, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। ये जो होंगे इसमें आपके स्वामी विवेक वो आएंगे, विवेकानंद जी आएंगे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद आएंगे। फिर इसमें आपके आएंगे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने वो बंद करवाई थी गर्ल विडो रीमैरिज शुरू करवाई थी जिन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो आएंगे, ठीक है। वो सब जो लोग हैं वो इसमें आएंगे, रिफॉर्मिस्ट में आएंगे। रिफॉर्मिस्ट वो लोग थे जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, ठीक है। रिफॉर्म्स किस तरीके के, सती को बैन करना, इस तरीके के जो रिफॉर्म्स है ये लोग लेके आ रहे थे। लेकिन अब ये लोग थे ना, इन्होंने इंग्लिश पढ़नी भी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इंग्लिश पढ़ के इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वे करने शुरू कर दिए। तो एक बंदे से पूछा उन्होंने, कहते यार तू अपनी बेटी को जलाता है? कहता नहीं मैं भी नहीं जलाता। दूसरे से पूछा तू जलाता है? कहता नहीं मैं भी नहीं जलाता। कहते ये अंग्रेज फिर बात किस चीज की कर रहे हैं कि तुम अपनी बेटियों को जला रहे हैं? ठीक है, किसी एक आध बंदे ने जला दी होगी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदों की ट्रांसलेशन कर दी, ठीक है। इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन की तो अंग्रेजों को पढ़ा दिया इन्होंने कि बताओ दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है वेदों में कि जो है ये जो है जो सती प्रथा है वो होनी चाहिए। तुम कहते हो कि तुम्हारे वेदों में लिखा है। तो कहते हैं कि अगर जिस वेद में लिखा है ना उस वेद को जाके जला दो जाओ। तो राजा राममोहन राय थोड़े से इस तरीके के आदमी थे, ठीक है। तो कहते हैं जिस वेद में लिखा है ना जाके उस वेद को जला दो, ठीक है, हम नहीं मानते उस वेद को। दूसरी बात, तो इन्होंने ना ये जो व्हाइट मैन बर्डन जो अंग्रेज जो है जो थ्योरी दे रहे थे, ठीक है, तो उस थ्योरी को इन्होंने नकारना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे लोगों को भी एजुकेट करना शुरू कर दिया कि यार मतलब ठीक है ये जो चीजें हैं, सती प्रथा है, ये गलत चीज है, ये बंद होनी चाहिए, ठीक है। लड़कियां जो है उनको पढ़ाना चाहिए। पहले लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाने दिया जाता था, उनको लगता था लड़की पढ़ जाएगी तो सवाल करेगी, ठीक है। पढ़े लिखे आदमी की पहचान यही होती है, उसको पता होता है सही सवाल करना है। दूसरा, ये जो आपके बुजुर्ग होते हैं ना, जब आप उनसे सही सवाल करते हो तो उनको लगता है कि आप उनके सामने जुबान चला रहे हो, ठीक है। तो इनको ये चीज लगती थी कि अगर ये सवाल करेंगे तो हमारे पास उन चीजों के जवाब नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक हर मां चाहती है कि उसका जो बेटा हो ना वो कृष्ण के जैसा हो, ठीक है। लेकिन कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी उसका पति जो है वो कृष्ण के जैसा हो, ठीक है। तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। अब जब ये बच्चा ये सवाल पूछेगा कि हम जो है ऐसे इंसान की पूजा क्यों करें, ठीक है, जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, धर्म जो है संकट में आ जाएगा, ठीक है। वो किस वजह से आएगा, पढ़ाई की वजह से। क्यों, पढ़ाई क्या करती है, सवाल पूछने के लिए आपको जिज्ञासु करती है कि जो है आप जो है वो सवाल पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो है पढ़ने के लिए मना कर रहे थे। उनको यही था कि जो वेदों में लिखा हुआ है बस वो चुपचाप रट्टा मार के उसी चीजों को पढ़ते रहो, जो वहां पे लिखा है वही सच है, ठीक है। ये सवाल पूछने के टोटली अगेंस्ट थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि चलो एजुकेशन करो, ठीक है, जो सब हो रहा है। तो इन्होंने धीरे धीरे लोगों को जो है एजुकेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दो गुटों में बटा हुआ था। ये जो था सती प्रथा के अगेंस्ट थे, लेकिन उस टाइम पे इन लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग जो है वो कम थे। दूसरा, पढ़ाई लिखाई होती अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी में मार्क्स नहीं आते थे बच्चों के, ठीक है, तो वो भागते थे अंग्रेजी से। दूसरा रीजन। तीसरा, विडो रीमैरिज करना शुरू कर दिया कि जो लड़की विधवा हो जाती है, छोटी उम्र में विधवा हो जाती है, तो उसकी दोबारा शादी करवा दो। अब वो विधवा हो गई, उसके पीछे क्या कहते हैं, उस बच्ची का क्या कसूर है, ठीक है, उसको दोबारा शादी करने की परमिशन दो, तो विडो रीमैरिज आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आया आपका सती बैन, ठीक है, सती बैन होती है, फिर विडो रीमैरिज आता है, विडो रीमैरिज, ठीक है, इन लोगों की वजह से आता है, रिफॉर्मिस्ट की वजह से। फिर आती है गर्ल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाओ, ठीक है। फिर आता है कि लड़कियों की जो एज है, इंक्रीज द गर्ल एज फॉर मैरिज, फॉर मैरिज, ठीक है। गर्ल की जो एज है वो मैरिज की जो एज है उसको इंक्रीज करो। ये जो लोग थे ये इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब इनको ऑलरेडी अंग्रेजों की तरफ गुस्सा था। जब ये रिफॉर्म्स आ रहे थे ना 53 के बाद या पहले से जो रिफॉर्म्स आ रहे थे, तो धीरे धीरे जो है इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब इन्हीं गुस्से की वजह से ना, इन्हीं बहुत सारे रीजंस की वजह से, और भी करवाऊंगा आगे, और जब रिवोल्ट करेंगे 1857 का हिस्ट्री में तब और भी ज्यादा करवाऊंगा। आज सिर्फ समझाना है कि रिवोल्ट हुआ क्यों। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया। वो किस तरीके से हुआ, मैंने आपको बताया था ना पहले दिन कि 1600 में
यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, वो कब आता है 1750 में, ठीक है। इसी वजह से जब 1750 आया ना, उसी वजह से तब जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने बोला कि हम इनसे क्यों चीजें करवा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों करवा रहे हैं, हम खुद जाके ले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आना शुरू हो गया था, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी। अब इनको सिर्फ कच्चा माल चाहिए था, ठीक है। कपड़ा यहाँ पे बनता था, कपड़ा यहाँ का फेमस था मैनचेस्टर का, ठीक है, यहाँ पे जो कपड़ा वो बनता था। नेक्स्ट, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको करना शुरू कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने। किस तरीके से? जो इंडिया में क्या होता था कि इंडिया में जो लोग होते थे ना, पहले यहाँ का कपड़ा बड़ा फेमस हुआ करता था, तो जो हाथों से होती थी उसकी बुनाई, अब जो बुनाई होने लगी मशीनों से होने लगी। अब जो मशीन का जो चीज बनी होगी वो ऑटोमेटिकली सस्ती होगी। दूसरा, हाथ से बनी हुई चीज महंगी होती है और महंगी होगी भी, ठीक है। तो जो हाथ से बना हुआ कपड़ा होता था वो महंगा होता था। तो इन्होंने क्या किया, जब राजाओं को इन्होंने पढ़ाना पढ़ूना शुरू कर दिया ना इनको, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कपड़ा, वो जो चीजें हैं, इन्होंने बोला कि पैंट शर्ट पहना करो, धोती पहनने से मना कर दिया, ठीक है। या दूसरी जो चीजें थी जैसे वो सब था उसको पहनने से मना कर दिया। इन्होंने क्या किया कि आप ना वो पहना करो, 3 पीस पहना करो, ठीक है। तो इन्होंने वो पहनना शुरू कर दिया। अब जो महंगी चीज है वो वही बंदा खरीदेगा ना जो उसको अफोर्ड कर पाएगा। अब ये तो पहनने लगे कोट पैंट, ठीक है। इनकी उतनी हैसियत नहीं थी कि ये वो पहन सके, ठीक है, जो महंगी चीजें वो पहन सके। तो धीरे धीरे इस वजह से क्या हुआ कि जो आपकी इंडस्ट्री थी ना, जो हाथ से काम करते थे वो जो है वो हो गए, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई क्योंकि उनको काम मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो वो क्या कर गए, एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट, अब एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया कि देखो यार, तुम क्या करते रहते हो, सुबह भटूरे खा लेते हो, दोपहर को तुम कुलचे खा लेते हो और रात को पता नहीं क्या क्या खा लेते हो, तो ये सब नहीं चलना, ठीक है। ये सब हम नहीं खरीदेंगे तुमसे। अगर खेती करनी है ना तो तुम करो, उसकी खेती कर लो, रबर की खेती कर लो, ठीक है। थोड़ी बहुत अफीम उगा लो, चाइना वाले बहुत खाते हैं अफीम, उनको बेच दिया करेंगे, वो उगा लो और अच्छे खासे तुमको उसके लिए पैसे दे देंगे। नील की खेती उगा लो, ठीक है। जो आपको वो है, ये जो है आप हमारी जो उधर कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां पे नील की हमें जरूरत होती है तो वो उगा लो तुम, ठीक है। तो हाथों हाथ तुमसे हम खरीद लिया करेंगे, उसी टाइम पैसे दिए तुमसे और जो नील की खेती है वो हम तुमसे करवा लेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये जो है एग्रीकल्चर है, उन्होंने धीरे धीरे उसको उसकी तरफ कर दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, तब तो लोगों को समझ नहीं आया, वो ये जो थे पैसे के चक्कर में आ गए। इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नील की खेती से क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है ना वो अनफर्टाइल हो जाती है। उसके अलावा इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स ले आए, जैसे जमींदारी सिस्टम ले आए, माहलवारी सिस्टम ले आए, ठीक है, रॉयतवारी सिस्टम ले आए, ये भी हिस्ट्री में करवाऊंगा आपको। उस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इनकी जमीनें इनसे छीनने लगे, तो अब किसान भी इनके खिलाफ हो गए। ये ऑलरेडी खिलाफ हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे खिलाफ हो रहे हैं कि यार तुम लोग तो वाइट मैन बर्डन की बात कर रहे थे, ठीक है, हम तो इतने बुरे हैं भी नहीं जितने बुरे तुम बता रहे हो। धीरे धीरे ये भी खिलाफ होने लगे। फिर ये जो था आपका तबका, ये वाला इंडस्ट्री जो थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, तो इंडस्ट्री वाले भी इनके खिलाफ हो गए। वो खिलाफ हो गए, कहाँ गए थे, एग्रीकल्चर में गए थे। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर वाले भी इनके खिलाफ हो गए। उसके अलावा एंड में जो आता है जिसको कहते हैं नेल इन द कॉफिन, वो क्या होता है कि एक ना ये राइफल लेके आते हैं जिसपे ना ये अफवाह फैला दी जाती है, और मैं अफवाह इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये अफवाह ही थी, ठीक है। बाद में बताता हूं अफवाह किस तरीके से थी। तो एक अफवाह फैला दी जाती है कि ये जो इंडियन राइफल है ना, इसके ऊपर जो है गाय का और पिग का जो मांस लगा हुआ है, ठीक है। गाय को क्योंकि पूजनीय माना जाता है हिंदुओं में, और जो पिग है उसको उसमें क्या कहते हैं प्रोहिबिट किया जाता है आपका, उसमें मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये जो दो रिलीजन थे उस टाइम पे मेन थे, ठीक है। तो इनकी भावनाओं को किसी तरीके से हाथ करना था। उसके अलावा एक चीज और की, हमारा ना अंधविश्वास देखो, मतलब धर्म के नाम पे हम क्या क्या चीजें कर जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, ये ब्रिटिश सरकार ने एक रूल लेके आई। रूल ये लेके आई कि ब्रिटिश सरकार की ना कहीं पे लड़ाई लग गई, तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं ना, इनको वहां पे लड़ाई करने के लिए ले जाते हैं। इंडियन सोल्जर्स ने ना जाने से मना कर दिया। वो क्या कहते हैं कि हमारा जो है हमारे जो वेद है या हमारे धर्म है उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो है हम अपनी धरती छोड़ के पानी के पार चले जाएंगे ना, तो जो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात ये कह रहे हैं 1857 से पहले, ठीक है, रिवोल्ट से पहले। अब जब गांधी जी आएंगे ना, तब देखना यही इन्हीं लोगों को गांधी जी कहेंगे कि जो तुम ब्रिटिश की जो हेल्प करने के लिए जाओ वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। और बहुत से लोग जो है वो जाएंगे भी, बहुत से लोगों का मतलब है हजारों लाखों की उसमें तादाद में जो है जो ये लोग हैं ये जाएंगे, ठीक है। तो देखो धर्म किस तरीके से आपको गुमराह करता है या किस तरीके से आपको बदलता है, या आपकी जो
इंटरप्रिटेशन है धर्म को लेके किस तरीके से चेंज करती है। जब 1857 में आप लोग इसी वजह से रिवोल्ट कर देते हो क्योंकि आपको किसी दूसरे देश में लेके जाया जा रहा था, वही जो है 1914 में आप अपनी मर्जी से रेडी हो जाते हो। दूसरी बात, गांधी जी के कहने पे रेडी हो जाते हो। और उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, ये एलपीजी रिफॉर्म्स जब आते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो क्या है, पंजाबियों ने जो है पूरा का पूरा ये जाना ही बाहर शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब अब तो जो है हर कोई इंसान जो है वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। तो अब आपका जो आपका धर्म है वो भ्रष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो धर्म है ये आपको बेवकूफ बनाता है, ठीक है। तो इसके चक्कर में ना आया करो। नेक्स्ट, हम थे इस पे रिवोल्ट पे, ठीक है। तो उनको बोला गया कि जो है कार्ट्रिज है, इस पे उसका मास है, दोनों का मास है काऊ और पिग का, ठीक है। तो लोग इसके वजह से लोगों ने कर दिया रिवोल्ट। वो जो रिवोल्ट था ना वो शुरू हुआ था एक सिपाही म्यूटनी से। सिपाही म्यूटनी, सिपाही का म्यूटनी का मतलब था कि सिर्फ सिपाहियों का रिवोल्ट था वो उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे वो जो रिवोल्ट है उसमें जब इनको पता चला, ये कल्चरलिस्ट को पता चला किस तरीके का रिवोल्ट चल रहा है, तो ये भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। ये भी इंक्लूड हो गए, ये रिवाइवलिस्ट थे जिनको पता था कि यहाँ इन्होंने ये सब काम किए हैं, ठीक है, ये भी उसमें इंक्लूड हो गए। लेकिन ये जो ब्रिटिश वाले थे ना, इन्होंने क्या किया उस टाइम पे ना, बड़ा समझदारी से काम लिया। इन्होंने क्या किया कि पूरे जो टेलीग्राम सर्विसेज थी वो सारी बंद कर दी, जो रेलवे सर्विसेज थी वो सारी बंद कर दी। और इनको जो है ना, इनको ज्यादातर लोगों को वो जो रिवोल्ट था ना वो यूपी या उस साइड के आसपास ही रहा, ठीक है, यूपी, आगरा, बंगाल, ठीक है, वहीं के आसपास रहा। इतना ज्यादा ना वो रिवोल्ट फैला नहीं। और एक तो इन सारी चीजों को उन्होंने बंद कर दिया, उसके अलावा मतलब ताकि जो खबरें हैं वो पहुंचे ही ना, न्यूज़पेपर बंद कर दिया उन्होंने ताकि जो खबर है बाकी देश में फैले ही ना। और जो पंजाब था ना, पंजाब और जो गुरखास थे, पंजाबी और गुरखास को ना इनको बुलाया यूपी बिहार और इनको से इनके सामने खड़ा कर दिया कि इनको भाई आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। उन्होंने रोक लिया पंजाबियों ने, उनको क्या पता था कि मतलब किस वजह से रोकना है, उनको एम्प्लॉय किया था, उनको रोक लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1858 का एक्ट आ जाएगा, ये जो कंपनी जो है वो जीत जाएगी, ब्रिटिश जो है वो जीत जाएगा, रिवोल्ट को क्रश कर देगा और जो है कंपनी का जो रूल है क्वीन आके खत्म कर देगी। पंजाबियों और गुरखाओं को लगेगा या इनको लगेगा कि भाई रिवोल्ट हमने जो है कंपनी को भगा दिया, ठीक है। इसी पे यूपीएससी आपसे एक बार सवाल पूछती है, यूपीएससी पूछती है कि जो कंपनी को जो है हराने के पीछे 1857 के रिवोल्ट का कितना हाथ था, ठीक है। तो बेसिकली उसका हाथ कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रूल था ना ये तो 1853 में ही खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये सिर्फ एक कंफर्मेशन की वेट कर रहे थे। वो जो कंफर्मेशन थी उनको सिर्फ वो मिली उनको 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट से बस वो कंफर्मेशन जो थी वो मिली और जो क्राउन जो है उसने आके वो कर दिया। उसके अलावा यूपीएससी एक सवाल आपसे और पूछती है कि क्या 1857 के बाद जो है जो हमें जो है कंपनी के रूल से या हमें किसी तरह की आज़ादी मिली, तो आज़ादी हमें कुछ नहीं मिली थी। उसका जो राइट आंसर है वो यही होता है कि आज़ादी हमें कुछ नहीं मिली थी। बेसिकली जो रूल है वो शिफ्ट हुआ था कंपनी से लेके आपके क्राउन तक, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो उसी तरीके से रहती थी। हम पे जो राज था वो ब्रिटिश ही करते थे, पहले भी ब्रिटिश करते थे और बाद में भी ब्रिटिश ही करते थे, ठीक है। तो ये जो आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं इस पे मेंस के, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। फिर क्या होता है, रिवोल्ट हो जाता है और जो रिवोल्ट होता है उसको क्रश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश को ऑर्डर आ जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ब्रिटिश की तरफ से उनको ऑर्डर आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना सामान समून बांध के वापस आ जाओ, ठीक है। और क्वीन जो होती है ना वो लिख के भेज देती है, मतलब क्वीन अपना मैसेज भेज देती है कि अब ना अच्छे दिन आने वाले हैं, अब मैं आने वाली हूँ तो अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो तुम जो है तैयारी कर लो, अब मैं रूल करूंगी तुम पे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका एक्ट आता है 1858 का। देखो हेडिंग बनाओ, द क्राउन रूल, मेन हेडिंग द क्राउन, CROWN, क्राउन रूल 1858 से 1947। सबसे पहला एक्ट लिखो इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे लिख लिया करो, GOI, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, नोट्स में। इसमें लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ
गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस किए। क्या किया, पहले क्या हुआ करता था आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी जगह इन्होंने कर दिया वाइसरॉय, वाइसरॉय, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड देखो कैनिंग ही है, हाँ कैनिंग ही है, लॉर्ड कैनिंग, और इसी बंदे को वाइसरॉय बना दिया लॉर्ड कैनिंग को, CANNING जी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इसी बंदे को आपका वाइसरॉय बना दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक ना नई पोस्ट क्रिएट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दो पोस्ट थी, एक थी वाइसरॉय की, एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। जो वाइसरॉय हुआ करता था ना, इसको डायरेक्ट जो है इलेक्ट किया जाता था, डायरेक्ट जो है इसको इलेक्ट किया जाता था, ELECT, इलेक्ट किया जाता था बाय क्राउन, ठीक है, ये क्राउन का सीधा बंदा हुआ करता था। और जो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा हुआ करता था। तो लिखो, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया to that of Viceroy of India, to that of Viceroy of India. It created a new office, it created a new office of Secretary of State, Secretary of State, and vested with complete authority, and vested with complete authority and control over Indian administration, Indian administration। वाइसरॉय के आगे लिख लेना इलेक्टेड बाय क्राउन, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आगे लिख लेना ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it ended the system of double government, it ended the system of double government। अब डबल गवर्नमेंट पुराने नोट्स में जाके पढ़ के आना कि कौन से एक्ट में की हुई थी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा स्टार मार्क करके, अच्छा डबल गवर्नमेंट जहाँ पे लिखा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को अंडरलाइन करो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अंडरलाइन करो। हाँ, हम कर रहे थे डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट के आगे स्टार मार्क करके ना ब्रैकेट में छोटा सा लिख लेना जिस एक्ट में हमने डबल गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो वो एक्ट दोबारा से वहां पे जाके पढ़ के आना, ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे ना, जो जिस एक्ट में हमने ये किया था कि ये लेके आए थे, डबल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट था, ठीक है। डबल गवर्नमेंट वाला जो आपका कंसेप्ट था वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है, तो वो लेके आए थे। तो उसमें जो इनके जो फंक्शंस थे उनको बेसिकली दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब उस सिस्टम को इन्होंने एंड कर दिया और उसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, ड्यूअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट। इस एक्ट ने उस सिस्टम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उस सिस्टम को खत्म किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है पावर्स दी और एक वाइसरॉय बना दिया, जो क्या किया हुआ करता था, इलेक्टेड मेंबर हुआ करता था, इसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था क्राउन का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जो मेन काम करने इसी बंदे ने करने हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, ठीक है। इट इस्टेब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर की इसको काउंसिल दे दी, 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर की जो है इसको काउंसिल दे दी, ठीक है। ये असिस्ट करती थी इसको, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये हुआ करता था इसका चेयरमैन, ठीक है, इसको इसका चेयरमैन बना दिया, ठीक है। लिख लो, इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। काउंसिल जो है अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। अब इस काउंसिल में धीरे धीरे क्या करेंगे, इंडियन मेंबर्स को लाया जाएगा। इंडियन मेंबर्स को पता है क्यों लाया गया था इसमें, अब वो समझो। ये एक्ट जो है ये खत्म हो गया, नेक्स्ट एक्ट करना है हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट वो करना है, उससे पहले समझ लो एक चीज को समझ लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम तो यार इंडियंस का अच्छा काम कर रहे थे, मतलब ये जो थे अपनी मतलब बेटी जो है उसको जला देते थे, तो हमने तो सती बहन करके हमने तो अच्छा काम किया। बीच में से एक बंदा उठ के पूछता कि यार तुम तो अपने अकॉर्डिंग सही काम कर रहे थे, तुमने पहले इंडियन से पूछा था कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं तो मतलब तुम इसके फेवर में हो या नहीं हो, ठीक है। तुम तो अपने अकॉर्डिंग नो डाउट तुम अच्छा काम कर रहे थे, तुमने क्या कहते हैं विडो रीमैरिज लॉ की, तो लेकिन तुमने इंडियंस से पूछा पहले कि तुम इसके खिलाफ कोई रिवोल्ट तो नहीं कर दोगे, तो या फिर अगर तुम गर्ल को एजुकेट करने की बात कर रहे थे तुमने इंडियन से पूछा था कि हम इस तरीके का जो है कदम उठाने जा रहे हैं तो तुम इसके खिलाफ कहीं रिवोल्ट तो नहीं कर दोगे। तो ऐसा रिवोल्ट जो है वो दोबारा कभी ना हो, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस जो थे ना मेंबर्स, उनको भी अपनी जो काउंसिल है उसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब समझ लो कि काउंसिल वाले जो एक्ट्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, उनके आने का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि जो है अब आप बोलोगे अब आप समझे होगे कि क्यों जो वो मैंने जो स्टोरी 10-15 मिनट जो मैंने एक्स्ट्रा लगा के रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट वाली स्टोरी सुनाई थी वो क्यों सुनाई थी, उसका रीजन ये था, ठीक है। जो भी मैं करवाता ना उसका आगे जाके कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये था कि मैंने काउंसिल वाली बात आपको समझानी थी कि काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स आते हैं ना, जब आप पढ़ रहे होते हो ना ये चैप्टर को नॉर्मली पढ़ते हो, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये हुआ क्यों है, ठीक है। फिर जब मैंने धीरे धीरे हिस्ट्री और इसको एक साथ लिंक करके करना शुरू किया तब मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा ये तरीका था, ठीक है। तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए ना, मेरे जो नोट्स है वो इसी तरीके से बने हुए हैं, हिस्ट्री को एक साथ लिंक करके, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इन्होंने सती वगैरह बैन की तो इंडियन से बिना पूछे कर दिया, ठीक है। सारे जो काम थे इंडियन से बिना पूछे कर देते। तब इन्होंने क्या प्रपोजल किया कि हम ऐसे करते हैं 3-4 इंडियंस को ना अपने इसमें काउंसिल में ले आते हैं, ठीक है। फिलहाल उनको कोई राइट नहीं देते, बस उनको काउंसिल में ले आते हैं, उनसे पूछ लिया करेंगे कि मर्जी अपनी किया करेंगे, उनसे बस थोड़ा सा पूछ लिया करेंगे कि अच्छा देखो हम ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं तो जाके ना अपने भाई बंधुओं से जाके पूछो कि मतलब किस तरीके का लग रहा है तुम्हें ये। अब जैसे रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी मर्जी से ये ले आए थे किसान बिल्स ले आए थे, ठीक है। और फिर लोगों को कहने लगे कि ये बिल्स ये अच्छे हैं, अगर अच्छे थे तो फिर उसको क्या कहते हैं ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उन बिल्स को जो है वापस लेना पड़ा, ठीक है। बाकी जो क्या कहते हैं जो उसके फेवर्स में थे, ठीक है, वो उसके लिए वही एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे कि जी मोदी जी से वो देखा नहीं गया, वो जो इतने वो हो गए थे, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट 1 साल ऑलमोस्ट वो बैठे रहे थे, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मोदी जी से वो सब देखा नहीं गया, तो जो 1 साल से बैठे थे तो तब उनको किस तरीके से वो देख रहे थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे ऑलमोस्ट 171 डेथ्स हुई हैं शायद से, ठीक है। तो जब ये चीज़ें जब आप अपनी मर्जी से करते हो ना, जब एक इंसान अपनी मर्जी चलाने लगता है, ठीक है, फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो इस तरीके की चीज़ें हमेशा से होती है, ठीक है, हमेशा होती हैं और अपनी हिस्ट्री में होती आई है, ठीक है। और समझदारी इसी में होती है कि पुरानी चीज़ों से देख के सीखा जाए, ठीक है, दोबारा वो गलतियां ना दोहराई जाए, ठीक है। बट खैर छोड़ो, नेक्स्ट कहाँ थे हम, हाँ इसमें इंक्लूड करने शुरू कर दिए इनको मेंबर्स को। चलो अब आ जाओ इस पे फीचर्स ऑफ ये लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसको करते हैं। और हर एक्ट का ना पिछले एक्ट से लिंक है, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे ना, और वो जो लिंक है वो मैं बनाता भी जा रहा हूँ साथ के साथ, और जहां पे जो लिंक होता है थोड़ा ज्यादा पुराना होता है वहां पे मैं स्टार मार्क करके आपको लिखवा देता हूँ, जैसे पिछले वाले में लिखवाया कि वो जो पिट्स इंडिया एक्ट लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस पे क्या होता है कि 15 मेंबर की काउंसिल बनी थी, याद है ना, पिछले एक्ट में बनी है, 15 मेंबर की काउंसिल बनी थी। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो है 12 तो जो थे ब्रिटिश मेंबर थे इसमें, ब्रिटिश, और जो 3 जो मेंबर थे वो इंडियन थे, इंडियन। ये जो मेंबर थे ये नॉन ऑफिशियल थे, नॉन ऑफिशियल थे। ये कौन कौन थे ये भी बता देता हूँ, ठीक है। 15 मेंबर की काउंसिल थी। इस एक्ट ने क्या बोला कि हम ना इंडियंस को इंक्लूड कर दिया, तो 3 जो मेंबर्स थे उनको इंक्लूड कर दिया गया। अब लिखो इस एक्ट के बारे में,
देखो, it made a beginning of associating Indians with law making process, full stop. It provided that Viceroy should nominate, Viceroy पे अंडरलाइन करो, Viceroy should nominate. अब देखो किसकी काउंसिल में जा रहे हैं, 15 मेंबर की काउंसिल. ये काउंसिल है किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल है ना, लेकिन जो ये मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेट कौन कर रहा है, वाइसरॉय. ठीक है, ये टेक्निकलिटीज को समझना है वाइसरॉय. ठीक है, इन चीज़ों को समझना है. इन्हीं पे खेलेगी यूपीएससी आपसे. आपको बोल दी जाएगी कि इनको जो है नॉमिनेट किया करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सारी लाइन लिख के, और बीच में ये छोटी सी टेक्निकलिटी डाल दी जाएगी. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये जनरली सबके गलत होते हैं. ठीक है, ज्यादातर लोग जो है ना इन क्वेश्चन को गलत करते हैं. वो करने का रीजन क्या है, एक तो डिटेल में पढ़ते नहीं है. ठीक है, और जो पढ़ते हैं वो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में पढ़ते हैं. ठीक है, या फिर सीधी इस बुक से पढ़ते हैं, पीछे की बैकग्राउंड जो है उसको देखते नहीं है. ठीक है, तो जब ये बैकग्राउंड देखोगे ना, फिर ये गलतियां जो होती हैं उनका जो चांस होता है कि ये ऐसी गलतियां करने का वो कम हो जाता है. ठीक है, चलो कहाँ थे हम. हाँ, वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन-ऑफिशियल मेंबर्स, ब्रैकेट में लिख लो. लॉर्ड कैनिंग nominated three Indians to his legislative council. वो इंडियंस कौन कौन थे देखो. फर्स्ट राजा ऑफ बनारस, सेकंड लिखो महाराजा ऑफ पटियाला, थर्ड लिखो सर दिनकर राव. नेक्स्ट लिखो, it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidency. राजा बनारस, राजा पटियाला और सर दिनकर राव पे स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, इन पे क्वेश्चन आया है एक बार. नेक्स्ट, ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में लिख लो चार्टर एक्ट 1833. ठीक है, चार्टर एक्ट जो 1833 का था, उसमें मैंने आपको करवाया था ना कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास था, इसकी जो पावर्स थी जो इनसे ले ली गई थी. ठीक है, तो वो जो पावर्स थी इनको वापस लौटा दी जाती है. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड for establishment of new legislative council for Bengal, North-West Frontier Province. North-West Frontier Province आप बहुत बार पढ़ोगे, तो ये समझ लो कौन कौन आता था इसमें. यूपी आता था. ठीक है, आज का जो बिहार है वो आता था. ठीक है, मध्य प्रदेश आता था, एमपी का कुछ पार्ट आता था, राजस्थान का कुछ पार्ट आता था, हरियाणा का कुछ पार्ट आता था. उसके अलावा आपका जो है उत्तराखंड, उसका कुछ पार्ट आता था. ठीक है, तो ये NWFP, ये सब चीज़ें, इस सबको मिला के NWFP बनता था. इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब वर एस्टेब्लिश्ड इन. ठीक है, इनकी जो है अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई इनके प्रोविंसेस में. ठीक है, एक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ये कहाँ पे थी, ये थी सेंटर में. ठीक है, सेंटर में. अब यहाँ पे जो है इनका कब्जा हो गया. ठीक है, रणजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 1835 के आसपास. ठीक है, 1834 आई थिंक, 34 या 35 या 39. ठीक है, मतलब 30s में हो जाती है, 1830s में उनकी जो है डेथ हो जाती है. उसके बाद जो है इन पे जो है सारे ऑलमोस्ट सारे भारत पे जो है इनका कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इन एरियाज में जो है प्रोविंसेस बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है, मतलब प्रोविंसेस उनकी बनी हुई है, अब इन एरियाज में भी उनकी प्रोविंसेस की जो है काउंसिल्स बनाना शुरू कर देंगे. एक काउंसिल यहाँ पे होगी,
सेंटर में, दूसरी काउंसिल होगी आपकी स्टेट में, ठीक है, प्रोविंसेस में। तो जो है सबसे पहली मैंने आपको लिखवाई थी बंगाल। बंगाल में प्रोविंस बनती है 1862 में, ठीक है, बंगाल के ऊपर 1862 लिख लो। NWFP यहाँ पे बनती है प्रोविंस 1866 में, 1866, और पंजाब में बनती है 1867 में, सॉरी 1897 में, 1897 में। नेक्स्ट लिखो, इट एम्पावर्स वाइसरॉय। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्स वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंस, फॉर मोर convenient transactions. It empowers the viceroy to make rules and orders for more convenient transactions of business in the council, business in the council, ठीक है, कि काउंसिल के जो है काम काज जो है किस तरीके से चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके अंडर होगी, वाइसरॉय के अंडर। वाइसरॉय कहाँ गया आपका, वाइसरॉय, ठीक है, इनकी और इनकी, ठीक है, इनकी जो काउंसिल होगी, ठीक है, वो जो है अपना काम जो है स्मूथ तरीके से कर सके, उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो होगी वाइसरॉय की। नेक्स्ट लिखो, इट गेव द रिकॉग्निशन, इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम पे लगाओ अंडरलाइन। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पे भी लगाओ अंडरलाइन, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे आज जो है, आज क्या होता है कि जो आपका होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है किसी एक बंदे को दे दिया जाता है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट किसी एक बंदे को, फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट किसी एक बंदे को, इस चीज को कहा करते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, लिखो। इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, 1859, अंडरलाइन कर लो इस चीज को, या पूरी लाइन को ही स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, इट एम्पावर्स द वाइसरॉय, इट एम्पावर्स द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, इट एम्पावर्स द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ, विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, without concurrence of legislative council during an emergency, during an emergency, full stop। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, it empowers the viceroy to issue ordinance, it empowers the viceroy to issue ordinance without the concurrence, without the concurrence of legislative council during an emergency, full stop। The life of such an ordinance, the life of such an ordinance was 6 months, the life of such ordinance was 6 months। ऑर्डिनेंस का मतलब भी आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, वैसे समझा देता हूँ यहाँ पे, जिनको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है जब जो हमारा जो हाउस होता है ना, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा तो हमेशा जो है उसी में रहता है, हाउस में रहता है, लोकसभा जो होता है जब वो हाउस में नहीं होता ना, उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो है क्या कहते हैं आपका, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, किस पॉइंट पे, जब जो है दोनों हाउसेस जो है उसमें नहीं होते, आपके पार्लियामेंट में नहीं होते, ठीक है, वो छुट्टियों पे होते हैं, उस टाइम पे अगर कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको पास करवाना होता है तो ये जो होता है आपके प्रेसिडेंट होते हैं, इनसे जो है ऑर्डिनेंस पास करवा दिया जाता है, ठीक है। ये जो सरकार है ना, ये भी बहुत सी ऑर्डिनेंसेस ऐसे जानबूझ के पास करवा देती है, ठीक है, मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको ऐसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये जो होती है आपकी आपके जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं उनसे जो है ऑर्डिनेंस इशू पास करवा दी जाती है, ठीक है, और ताकि जो है ऑपोजिशन जो है इसके खिलाफ कुछ पार्लियामेंट में बोल ना सके, ठीक है। पार्लियामेंट में अगर वो कुछ बोलेगी तो उसके खिलाफ जो है न्यूज़ आएगी, ठीक है, न्यूज़ आएगी तो लोगों के पास बात पहुंचेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस इशू करवा देते हैं, ठीक है, इतनी ऐसा जो बात होती है वो फैलती नहीं है, ठीक है, और लोगों को लगता है कि अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, तो और दूसरी बात, अब आज भी जो है ना इसमें लिखा है ना कि जो ऑर्डिनेंस होती थी उसकी जो लाइफ होती थी 6 महीने हुआ करती थी, तो आज की भी जो ऑर्डिनेंस होती है ना उसकी लाइफ भी जो होती है वो 6 महीने होती है, ठीक है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट लिखो फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1862। बेसिकली ये चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार जब ऑर्डिनेंस की जो बात आई थी ना वो इसी में आई है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस क्योंकि आज भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ सॉरी ऐसे लिखो आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आज का लास्ट एक्ट है ये, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। पंद्रह मेंबर्स थे काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 15। 12 ब्रिटिश थे, 3 जो थे इंडियंस थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि 3 छोड़ो 3 और इंक्लूड कर लो, ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये मेंबर जो थे ये 15 ही थे, ठीक है। ये मेंबर्स हैं इनको 9 कर देते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी अपनी बना के रखते हैं, ठीक है। मान लो इनकेस वोटिंग वगैरह कभी करनी पड़ जाए तो मेजॉरिटी अपनी बना के रखते हैं, 3 और इंडियंस को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट था इसमें जो मेन चीज थी वो यही थी, तो लिख लो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिशियल मेंबर्स, it increased the number of additional official members in central and provincial legislative councils, in central and provincial legislative councils, but maintained the official majority, but maintained the official majority, ठीक है। अपनी जो मेजॉरिटी है उसको मेंटेन करके रखा, 3 और जो मेंबर थे उनको इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ, it increased the function of legislative council, it increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget, and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to executive, addressing questions to executive, ठीक है। ये आज भी होता है ये, ठीक है। जैसे जब आपका जो बजट जब उसको लाया जाता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ना सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। तो जो उनके जो आंसर होते हैं वो इनको देने पड़ते हैं एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपका ये होता है, मतलब जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये आज भी होता है। नेक्स्ट इसका मतलब समझ लो, इसमें क्या किया गया कि बजट को जो है उसको डिस्कस करने की पावर दे दी गई, ठीक है, कि बजट पे जो है डिस्कशन कर सकते थे ये जो मेंबर्स थे, ठीक है, ये वाले इंडियन मेंबर्स, ठीक है। इनको पावर दे दी कि ये जो बजट जो लेके आएगी एग्जीक्यूटिव लेके आएगी, इसके ऊपर जो ये है ये सवाल जवाब जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम non-official members, it provided for nomination of some non-official members of ADALO, Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council, and Bengal Chamber of Commerce। बी पॉइंट लिखो, दोनों लिख लो फिर समझाता हूं। बी पॉइंट लिखो that the provincial legislative councils by the governors on the recommendation of district boards, comma municipalities, comma universities, comma trade associations, comma zimidars and chambers। सबसे पहले समझो इसको, फर्स्ट पॉइंट को। इसने क्या बोला कि ये क्या करता है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ना, ये वाले नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस, ठीक है,
ये जो थे इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन, इनको जो है नॉमिनेट किया जा सकता था, ठीक है, किसके द्वारा? सबसे पहले ए पॉइंट, इसको नॉमिनेट किया जा सकता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये सेंटर में इनको जो है नॉमिनेट किया जा सकता था वाइसरॉय के द्वारा, प्लस किसकी रिकमेंडेशन से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब ये है कि प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जैसे आपकी सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी है? जो आपकी पार्लियामेंट है और लियामेंट, ठीक है, ये सेंटर में है जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसी तरीके से आपकी स्टेट में भी जो होती है, यहाँ पे कौन जाते हैं? एमपीज, यहाँ पे भी एमपी जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी जो स्टेट होती है, ठीक है, वहां पे भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे कौन होते हैं? एमएलएज होते हैं, ठीक है, यहाँ एमएलसीज होते हैं, ठीक है। वो ये किसी और दिन करवाऊंगा एमएलसीज वाला कंसेप्ट, ठीक है। आप इतना समझो एमएलएज होते हैं, क्योंकि पंजाब में एमएलएज ही होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये क्या कर सकता था कि जो वाइसरॉय था वो इनकी बात सुन के ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, इनकी बात सुन के कुछ बंदों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो भेज सकता था, ठीक है। पहला पॉइंट ये तो भेजता था वाइसरॉय। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने कि जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है, पीएलसी में जो है, अब यहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे ना, या स्टेट वाले में भी, ठीक है, प्रोविंसेस में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन? इंडियंस ही, ठीक है। इनको जो है गवर्नर, ठीक है, इनको कौन करता था? वाइसरॉय। इनको कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है, उस स्टेट का गवर्नर। किसके कहने पे? जो स्टेट की जो आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, वो जो मैंने लिखवाई है, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गई, या ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, या चेंबर्स हो गए, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे जो गवर्नर था कुछ मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है, ला सकता था कहां पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इसको ऐसे समझो, एक सेंटर की काउंसिल है, सेंटर की काउंसिल, दूसरी है स्टेट की काउंसिल, स्टेट की काउंसिल। यहां पे कुछ ब्रिटिश मेंबर होंगे, कुछ इंडियन मेंबर होंगे। जो ब्रिटिश मेंबर होंगे वो ऑफिशियल होंगे, इंडियन मेंबर होंगे नॉन ऑफिशियल होंगे। यहां पे भी क्या होंगे? ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। ये सेंटर में होंगे, ये स्टेट में होंगे, ठीक है। जो ऑफिशियल होंगे वो ब्रिटिश होंगे, जो नॉन ऑफिशियल होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। इतना समझ गए? अब यहां पे जो है नॉन ऑफिशियल जो इंडियन मेंबर्स जो जाएंगे वो किसके कहने पे जाएंगे? वाइसरॉय के, ठीक है। लेकिन वाइसरॉय को जो है स्टेट की जो काउंसिल है वो कुछ जो नाम थी वो रेकमेंड कर सकती थी, ठीक है, और वाइसरॉय उन नामों को यहां भेज देता था सेंट्रल काउंसिल में, तो वो जो बंदे हैं वो यहां पे आ जाते थे। नेक्स्ट, जो स्टेट थी उसका एक होता था गवर्नर, ठीक है। गवर्नर ने जो है यहाँ पे जो मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करना होता था, वो किसके कहने पे करता था? जो मैंने आपको लिखवाया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, चेंबर्स हो गए, या वो सब हो गया, उनकी रिकमेंडेशन पे वो जो इन मेंबर्स को है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को स्टेट काउंसिल में लेके आता था, ठीक है। आ गया समझ? आई होप आ गया होगा, ठीक है। अगर ना आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। वैसे तो आ गया होगा, और रिपीट करने के बाद भी ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, मैं कॉल पे समझा दूंगा आपको। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। कल की क्लास में हमने करना है, कल की नहीं वो क्लास में कोशिश करूंगा अगर आज ही रिकॉर्ड होती हुई तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा सैटरडे को, ठीक है। संडे को आपके पास जो वो क्लास जो है वो आ जाएगी। उसमें हमने करना है 1909 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और फिर एक 35 का एक्ट रह जाएगा और एक एक्ट रह जाएगा 47 का, ठीक है। उसमें ऐसा जितनी कोई स्टोरीज है नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत स्टोरीज है 1909 वाले में और 1919 वाले में, ठीक है। और 1935 वाला जो एक्ट था वो कभी लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, वो बहुत देर बाद जाके जो है वो लागू होगा, उसको लागू करवाएंगे हम 18 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली उसकी जो प्रोविजंस है उसको लेके आएंगे, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। तो हमारे ये 4 एक्ट्स आ गए हैं,
ये जो है हम ये इनको जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।